Hello everyone, welcome to Free Study. So third video for Insta, second video for Insta July 2020 Current Affairs Compilation. एक वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैं जल्दी से ही जून का भी जो करंट अफेयर का कंपाइलेशन की जो वीडियोस हैं उसकी भी प्लेलिस्ट बना दूंगी। एंड इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो आज देखते हैं हमारे कितने पेजेस हो पाते हैं। कोशिश यही रहेगी कि जुलाई के करंट अफेयर्स हमारे इसी मंथ में कंप्लीट हो जाए ताकि हम नेक्स्ट मंथ में अगस्त के भी कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सनस। तो वर्ल्ड डे मनाया जाता है। ट्रैफिकिंग हमारा आर्टिकल नंबर 23 भी कहता है कि ट्रैफिकिंग जो है वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। नाउ 30 जुलाई को ये मनाया जाता है। यूएन ने इसको डेजिग्नेट किया हुआ है इस दिन को 2013 में। एंड इस साल की जो थीम रही वो उन लोगों के लिए रही जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए सबसे पहले रिस्पॉन्ड करते हैं। फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स कौन होते हैं, जैसे जो अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हैं एंड देखते हैं कि कौन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स बन रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको सपोर्ट करना, उनकी हेल्प करना। सो उन लोगों के लिए नाउ कोविड-19 के टाइम पे हमने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस भी बहुत बढ़ा। हमने करंट अफेयर्स के अंदर भी पढ़ा है कि हमारी ही कंट्री नहीं, जो यूरोप की कंट्रीज़ हैं उसके भी डाटा हमने पढ़े, चाहे फिर वो फ्रांस हो या स्विट्ज़रलैंड हो। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई पैंडेमिक के टाइम पे तो इनका काम ज़रूर मुश्किल हुआ, लेकिन इनके कंट्रीब्यूशन को हम ज़्यादातर ओवरलुक एंड अनरिकॉग्नाइज कर देते हैं, बट हमें ये नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के अंदर देखिए, आप ये देख सकते हैं डायग्राम में, जैसे फायर डिपार्टमेंट हो गया, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन हो गए, पुलिस डिपार्टमेंट हो गए, तो ये आपके फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के अंदर आते हैं। ना लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हुई, चाहे वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो या ज़बरदस्ती काम कराना हो, फोर्स्ड लेबर हो, फोर्स्ड बैगिंग हो, ज़बरदस्ती भीख मंगवाते हैं, बच्चों को बेचना, चाइल्ड सोल्जर्स, तो ये सब रिमूवल ऑफ ऑर्गन्स। सो ये बहुत ही बड़े बड़े इश्यूज़ हैं जो कि निगलेक्ट हो जाते हैं। विमेन ट्रैफिकिंग में 49% उन्हें यूज़ किया गया विक्टिम के तौर पे, गर्ल्स को 23%। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन जो कि मोस्ट कॉमन फॉर्म है एक्सप्लॉयटेशन का, फोर्स्ड लेबर, एंड इनका परसेंटेज भी ध्यान रखिएगा, 59%, 34%। एंड कंट्री के बॉर्डर्स के अंदर ही काफ़ी सारे विक्टिम्स को ट्रैफिक किया गया, चाहे एंड जो जिनको मीन्स ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे बच्चों की तस्करी करना, बेचना, खरीदना बच्चों को, दैट्स ऑल। मीन्स बच्चे हों चाहे फिर वो कोई भी हो, एंड उनको रिचेस्ट कंट्रीज़ के अंदर बेच देते हैं। सो इसके लिए यूएन ने चलाया हुआ है ब्लू हार्ट कैंपेन। तो इसे यूएन ने स्टार्ट किया था ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस आए कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकिए, उसका सोसाइटी पर बुरा असर पड़ता है। गवर्नमेंट भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करे, सिविल सोसाइटी भी, कॉरपोरेट सेक्टर भी, इंडिविजुअल्स भी, ताकि इस क्राइम को थोड़ा प्रिवेंट किया जा सके। सो ये जो लोगों को अलाउ करता है कि आप जो भी कोई विक्टिम हो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा ध्यान देना होगा। इंडिया में क्या प्रोविजंस हैं, तो इंडिया के कुछ एक्ट्स ध्यान रखिएगा, आर्टिकल्स ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 23 का सबसेक्शन 1 बिल्कुल प्रोहिबिट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ट्रैफिकिंग नहीं होगी ह्यूमन बींग्स की। देन आपका है इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956, जो कि अगेन यही कहता है कि सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन क्या करना है, उसको प्रिवेंट करना है। देन क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट है 2013 का, जो आईपीसी के सेक्शन 370 एंड 370 ए के साथ है, जो मेजर्स प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोका जा सकता है। देन आपका पोक्सो एक्ट है बच्चों के लिए 2012 वाला, जिसके अंदर कहा गया है कि बच्चों को सेक्सुअल अब्यूज़ एंड एक्सप्लॉयटेशन से बचाना है। अब हम पढ़ेंगे कुछ टॉपिक्स रिलेटेड टू इम्पॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमेना, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, जोग्राफिकल फीचर्स, उनकी लोकेशन, फ्लोरा, फोना एंड इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस। सबसे पहले देखेंगे मिज़ोरम क्वैक जोन। तो मिज़ोरम ने 21 जून से 9 जुलाई के बीच में 8 मॉडरेट अर्थक्वेक्स एक्सपीरियंस किए। इनका जो रेंज थी वो रिचर स्केल पे जब नापी गई तो 4.2 टू 5.5 पाई गई। एंड जो एपी सेंटर था वो म्यांमार से बॉर्डर करता हुआ चाम्पाई डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो म्यांमार आपको पता होगा इंडिया से लगता हुआ है, पहले इसका नाम बर्मा था, तो वहाँ इसका एपी सेंटर पाया गया। एपी सेंटर मीन्स जो फोकस के ऊपर होता है। देन रिसेंट फाइंडिंग्स क्या है, रिसेंट स्टडी यही कहते हैं कि मिज़ोरम जो है वो 2 सबटेरेनियन फोल्ड्स के बीच में है। एक तो है आपका चूरा चांदपुर माओ फोल्ड एंड मट फोल्ड। तो ये जो चूरा चांदपुर माओ फोल्ड है ये नॉर्थ साउथ म्यांमार में, ये आप देख सकते हैं डायग्राम, मैं आपको इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाती हूँ। ये आप देखिए,
ये आपका माऊ है एंड ये आपका चूड़चंदपुर है, ठीक है, चूड़ाचंदपुर है ये आपका। ओके, देन एक आपको दिखेगा मठ फोर्ट, मठ फोर्ट, आई थिंक मठ फोर्ट इन्होंने इसके अंदर नहीं शो किया है, कोई बात नहीं, आप वैसे ही समझ लीजिए। ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं ये वाला डायग्राम, ये आपका मिज़ोरम है, ठीक है, ये आपका म्यांमार है, तो हम मिज़ोरम क्वैक जोन पढ़ रहे हैं ना। सो दो फॉल्ट के बीच में है हमारा ये जो मिज़ोरम है, चूड़ाचंदपुर माओ फॉल्ट जो कि नॉर्थ साउथ है। सो चूड़ाचंदपुर जो फॉल्ट है माओ फॉल्ट वो नॉर्थ साउथ म्यांमार एंड अलोंग द बॉर्डर ऑफ चंपाई, ठीक है, तो म्यांमार की जो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर कर रहा है वो चंपाई डिस्ट्रिक्ट ही है। मठ फॉल्ट जो है वो मिज़ोरम के एंड रिवर मठ नियर सरचिप वहाँ के एरिया में है, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट तक, ठीक है। इस डायग्राम में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है अभी। ये कुछ फॉल्ट्स हैं, 2 मेजर फॉल्ट्स हैं यहाँ पे एंड कुछ आपके माइनर फॉल्ट्स भी हैं। फॉल्ट क्या होता है? फॉल्ट मीन्स जब अर्थ के क्रस्ट में एक जोन बन जाता है क्रस्ड रॉक का एंड वो अलग करता है उस एरिया को, ठीक है, तो अपने ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा होगा। एंड जब अर्थक्वेक इन फॉल्ट्स में आता है तो जो एक साइड के जो रॉक होते हैं दे स्लिप्स मीन्स वो खिसक जाते हैं। एंड फॉल्ट्स जो है वो सेंटीमीटर का भी हो सकता है, थाउजेंड्स ऑफ मीन्स किलोमीटर्स का भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। एंड फॉल्ट्स जो होते हैं वो अर्थ के डीप तक जाते हैं एंड मे नॉट एक्सटेंड अप टू द अर्थ सरफेस, मीन्स ज़रूरी नहीं है कि जो फॉल्ट्स हो वो अर्थ के सरफेस या ऊपर तक भी आए, ठीक है। डिफरेंस ध्यान रखिएगा, फोकस एंड फॉल्ट अलग होता है। फोकस जहाँ पे आपका जो सेंटर होता है, जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक फॉर एग्जांपल इस जहाँ से मान लीजिए यहाँ पर आया तो ये आपका एपी सेंटर है, जो धरती के अंदर जो एरिया होता है वो उसको हम फोकस कहते हैं। तो फोकस एंड फॉल्ट में डिफरेंस है, फॉल्ट्स अलग होते हैं। देन देखिए प्रीवियसली अननोन फॉल्ट्स एट द फुट ऑफ हिमालय डिस्कवर, देखिए इसी से रिलेटेड न्यूज़ है कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी ने हेल्प किया है जियोलॉजिस्ट को ये फाइंड करने में कि हिमालय के जो फुट है वहाँ पे बहुत सारे फॉल्ट्स हैं एंड इन फॉल्ट सिस्टम जो है वो नेपाल के साउथ ईस्टर्न रीजन में भी हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक्स आते हैं। तो ये जो नेटवर्क है फॉल्ट्स का, इसकी वजह से जो हिमालय डिफॉर्मेशन है वो और भी रीचेस फर्दर, दैट मीन्स वी प्रीवियसली थॉट, मीन्स जो हमें लग रहा है उससे हो सकता है 40 किलोमीटर और ये साउथ तक फैल जाए। इससे यही पता चलता है कि सरफेस के नीचे देखने की हमें थोड़ी ज़रूरत है एंड अर्थक्वेक्स को और समझना पड़ेगा। तो क्या इस फॉल्ट सिस्टम से इंडिया पर भी फ़र्क पड़ेगा? तो जो नए डिस्कवर्ड सिस्टम है ऐसा लग रहा है कि जो इंडिया तक नहीं आएंगे, लेकिन जो सिस्मिक वेव्स होती हैं अर्थक्वेक की, अगेन ज्योग्राफी का आप जो क्लास 11th है उसके जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसके अंदर आप इसको पढ़िएगा, आई थिंक फिजिकल ही है। तो सिस्मिक वेव्स जो होती हैं अर्थक्वेक की, सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर में आपको मिल जाएंगी, प्लेट्स भी मिल जाएंगे, उसमें है ये। एंड कुछ सिमिलर फॉल्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट है हिमालय के अंदर भी एंड माइट एक्सटेंड बीनीथ नॉर्दर्न इंडिया। तो ये आपको प्लेट्स दिखाई दे रही होंगी। एंड फॉल्ट क्या होता है? फॉल्ट यही है जब दो रॉक्स के ब्लॉक में, मीन्स मान लीजिए कोई दो रॉक्स है एंड इसके बीच में जब फ्रैक्चर आ जाता है, जोन ऑफ फ्रैक्चर्स आ जाए एंड इसकी वजह से दे अलाउ, जो फॉल्ट्स होते हैं वो ब्लॉक्स को अलाउ करते हैं टू मूव रिलेटिव टू ईच अदर एंड जिसकी वजह से कभी कभी अर्थक्वेक आ जाता है एंड ये रैपिडली हो तो अर्थक्वेक आ जाता है, धीरे धीरे हो तो क्रीप आ सकते हैं। ये आप प्लेट्स ध्यान रखिएगा, हमारी जो 7 है आई थिंक मेजर, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशियन, अफ्रीकन, अरेबियन एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन। तो ये हमारी 7 जो हैं ये अरेबियन भी है, ठीक है। एक आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन हो गई, 1 2 3 4 5 6 ही लिखी हुई हैं बट आई थिंक तो 7 है, कोई बात नहीं, थोड़ा हाँ ये एक और है एंटार्क्टिक प्लेट, ठीक है। तो 7 प्लेट्स हैं आपकी एंड कुछ ये माइनर प्लेट्स भी होती है, जैसे ये कोको प्लेट है, नाजका प्लेट है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी ये कैरोलिन प्लेट है, फिलिपिन प्लेट है। तो ये ज्योग्राफी के क्लास 11 चैप्टर में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, उसको आप देखिएगा। फॉल्ट्स जो है वो अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट से रिलेट करते हैं, 2 प्लेट्स के बीच की बाउंड्री को ये मार्क करते हैं। 3 तरीके के फॉल्ट होते हैं, एक होता है स्ट्राइक स्लिप। स्ट्राइक स्लिप मीन्स जो रॉक्स होते हैं वो एक दूसरे को हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली आपको समझ आता होगा ना, हॉरिजॉन्टली ऐसे। एंड वर्टिकल कैसे होता है आपका? वर्टिकल ऐसे होता है। जो आपके सैन एंड्रियास एंड जो एंटोलियन फॉल्ट है वो स्ट्राइक स्लिप है, ठीक है।
देन देखिए नॉर्मल फॉल्ट से स्पेस बनता है, अभी यहाँ पे आपको डायग्राम भी दिखाते हैं। एंड जो इसका एग्जांपल ध्यान रखिएगा, अब नॉर्थ अमेरिका में रेंज प्रोविंस, बेसिन प्रोविंस है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट जोन इसी के हैं। थ्रस्ट फॉल्ट्स, जब यहाँ पे जो एक ब्लॉक क्रस्ट होता है वो दूसरे पर आ जाए तो उसे हम कहते हैं, जैसे कि हिमालयाज एंड रॉकी माउंटेन्स। तो स्ट्राइप स्लिप फॉल्ट्स आर यूजुअली वर्टिकल, लेकिन जो नॉर्मल और जो रिवर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि अर्थ के सरफेस का एंगल क्या है। तो ये आप डायग्राम देखिए। ये बिफोर फॉल्टिंग है, मीन्स आपको जो धरती है आराम से दिखाई दे रही है, ठीक है, तो ये बिल्कुल आराम से है एंड कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अब देखिए अगर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हुई, ये देखिए हॉरिजॉन्टल हो रही है ना, ऊपर नीचे नहीं हो रही है, हॉरिजॉन्टल हो रही है। ये वाला जो आधा एरिया था ये कट के ये उधर चला गया, पीछे की तरफ चला गया है, तो ये पीछे की तरफ चला गया है, तो इसको कहते हैं स्ट्राइक स्लिप, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट प्लेन। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल। अब ये देखिए वर्टिकल क्या होता है, ऐसे वर्टिकल में क्या होगा, ये वाला जो एरिया होगा ये नीचे की तरफ बैठ जाएगा, तो यहाँ पे आप देखिए ये वाला जो एरिया है वो क्या हो गया है, नीचे की तरफ बैठ गया है। देन आप यहाँ पर देखिए ये जो है ऑब्लिक फॉल्ट, ऑब्लिक मोन्स बिल्कुल डायगोनल शेप में, तो ये बिल्कुल अलग हो गया इससे। एंड ये रिवर्स फॉल्ट, देखिए ये यहाँ पर नीचे हुआ, यहाँ पर ये ऊपर हो गया है, सो दिस इज रिवर्स फॉल्ट, दिस इज ऑब्लिक फॉल्ट। मतलब ये जो डिप स्लिप फॉल्ट्स हैं ये इसके दो पार्ट्स में इसको समझाया हुआ है। एक बार अपने पीडीएफ के अंदर आप ये अच्छे से देखें, टफ नहीं है। देन देखिए हरिकेन हैना हिट्स टेक्सास। तो हरिकेन हैना जो थी वो टेक्सास के अंदर आई, हरिकेन है एंड काफ़ी सारी बारिश लेके आई अपने साथ। साउदर्न हैना जो है वो हरिकेन का नाम है, ओके, दिस इज़ नॉट एनी कोई गर्ल का नेम नहीं है, आई नो, मीन्स मुझे पता है कि आप सबको ही पता है कि हरिकेन जो मैंने हैना का ही नाम बताया, बट कुछ न्यू स्टूडेंट्स होते हैं अगर किसी को नहीं पता होता है इसलिए। तो ये साउदर्न टेक्सास एंड नॉर्थ ईस्टर्न मैक्सिको में आई। तो हरिकेन्स क्या होती है, जब बहुत तेज़ तूफान आए, लार्ज स्वर्लिंग स्टॉर्म्स आए, विंड जो हो वो 119 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर हो, एंड ये वार्म ओशियन वाटर्स पर बनते हैं। नाउ हरिकेन के अंदर एक आई होती है, आई क्या होता है, अब देखिए दोबारा से, ये जो आई है आपने ऐसे हरिकेन देखे होंगे, तो जो अंदर वाला एरिया होता है ना उसे आई कहते हैं, जो सेंटर पे होता है, एंड अंदर के जो एरिया होते हैं वहाँ पे विंड्स लाइट होती है। अगेन ज्योग्राफी के अगर आपने चैप्टर पढ़े होंगे तो ये बहुत ईजी लग रहे होंगे आपको। स्काई जो होते हैं वो क्लाउडी होते हैं, आई थिंक सरो कोलम्बस क्लाउड्स बन जाते हैं। जो आई वॉल होती है वो वहाँ पे बहुत सारे थंडर स्टॉर्म्स होते हैं, एंड रेन बैंड्स मीन्स काफ़ी सारे क्लाउड्स एंड जो रेन होते हैं वो हरिकेन की आई वॉल की तरफ भागते हैं, जिसकी वजह से थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, टॉर्नेडोज आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस की वजह से ये होते हैं, एंड इनको कभी कभी ट्रॉपिकल डिप्रेशन भी कहा जाता है। एंड ये ट्रॉपिकल स्टॉर्म बन जाते हैं अगर इनकी स्पीड 63 किलोमीटर तक हो। अगर 62 से कम है तो फिर इसको ट्रॉपिकल डिप्रेशन कहते हैं, अगर 63 पहुंच जाए तो स्टॉर्म कहते हैं, एंड अगर 119 किलोमीटर पहुंच जाए तो इसको हरिकेन कहते हैं। तो ये जो अंदर वाला एरिया होता है ना इसे हम कहते हैं आई, और जो ये ऐसे घूम रहे हैं इसे आई वॉल, एंड ये आपके होते हैं क्लाउड्स, और ये आपको रेन बैंड्स दिखाई दे रहे होंगे। तो हरिकेन्स क्यों होते हैं, क्योंकि वार्म ओशियन वाटर हो जाता है एंड जो ओशियन का पानी है वो गर्म हो जाता है। सरफेस टेम्परेचर जब पानी का 27 डिग्री या 26 डिग्री पहुंच जाए तो हरिकेन आ जाते हैं। एंड जब विंड्स जो है दैट डोंट चेंज मच, मीन्स वो ज़्यादा चेंज ना हो, तो उसकी वजह से स्टॉर्म और ख़तरनाक बनते हैं। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ इसको तो साइक्लोन कहते हैं, ठीक है, साइक्लोन जैसे अम्फान आया था एंड ये सब वायु आए थे, टाइफून इस एरिया में कहा जाता है। आपको ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा पार्ट दिखाई दे रहा होगा। हरिकेन आपको ये जो कैरिबियन सी है, नॉर्थ अमेरिका वाला एरिया है, यहाँ पर हरिकेन इनको कहा जाता है। नाउ पॉलिटी के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, पॉलिटी के टॉपिक्स पढ़ेंगे, GS2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, किस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर है एंड बना, कंपैरिजन करेंगे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अदर कंट्रीज़ के साथ, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स देखेंगे। नाउ जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी अवेलेबल प्रायर टू सी स्पीकर्स डिसीजन, मतलब स्पीकर के डिसीजन से पहले जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है आप ये पढ़ते हैं। तो राजस्थान के स्पीकर CP जोशी, आपको पता होगा राजस्थान, आई ऑल्सो बिलोंग टू बीकानेर राजस्थान। सो यहाँ पर क्या था, जो गहलोत जी थे जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं,
एंड डेप्यूटी जो थे आपके सचिन पायलट। सो इशू था एंड इन्होंने मिलके जो है वो सरकार बनाई हुई है, तो कांग्रेस की यहाँ पर सरकार है। एंड तो जो सचिन पायलट जी थे एंड आपने वो सब तो देखो न्यूज़ में देखा ही होगा। अभी सिर्फ हम यहीं तक सीमित रहते हैं, पर थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ। तो स्पीकर जो थे सीपी जोशी, स्पीकर का नाम ध्यान रखिएगा। डिप्यूटी सीएम का नाम ध्यान रखिएगा सचिन पायलट। एंड सीएम तो आपको पता ही होंगे। तो जो सीट्स थी उनके लिए जो सचिन पायलट थे, खेमा आपने सुने होंगे, एंड किस तरीके से ये लोग 5 स्टार होटल्स के अंदर अपने अपने मीन्स जो इनके नेता थे उनको ले लेकर ये छुप रहे थे। एंड इसीलिए छुप रहे थे क्योंकि जो सचिन पायलट थे उन्होंने अपने साथ आई थिंक 12 या 13 जो मीन्स एमएलएस थे उनको 19 बोला है, 19 कांग्रेस एमएलएस को लेकर क्या हुए थे, ये चले गए, गायब हो गए। एंड कहा कि अब जो अशोक गहलोत जी की जो सरकार है वो नहीं चल पाएगी, तो जिसकी वजह से अब बहुमत साबित करने वाली बात आ जाती है ना। तो बहुमत साबित करने के लिए जो स्पीकर सीपी जोशी थे उनका रोल यहाँ पर सामने आया। अब स्पीकर ने पहले से ही क्या बोल दिया, फिर कोर्ट ने क्या कहा कि पहले आपको ये करना होगा, उसके बाद कोर्ट में आइए, तो वो हमारा न्यूज़ से रिलेटेड है। ठीक है, बाकी जो राजनीति है वो आपने न्यूज़ में देखी होगी। देखिए, अब हमारे एग्ज़ाम से क्या इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी अवेलेबल प्रायर टू स्पीकर्स डिसीजन। राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी ने नोटिस दिया 19 कांग्रेस एमएलएस को, जिसके अंदर सचिन पायलट भी इंक्लूडेड थे, ये डेप्यूटी सीएम है, आस्किंग दैम व्हाई दे कैन नॉट बी डिसक्वालीफाइड। एमएलएस हैव टाइम अंटिल जुलाई 17 टू रिप्लाई। नाउ कांग्रेस ने इन इट्स कंप्लेंट, कांग्रेस ने कंप्लेंट की स्पीकर को एंड कहा कि ये जो रिबेल एमएलएज हैं इन्होंने पार्टीज को जंप मीन्स आया राम गया राम किया है, तो आप इनको क्या कीजिए, आप इनको मीन्स इनको डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। स्पीकर ने नोटिस दिया 19 कांग्रेस एमएलएज को 10 शेड्यूल के अकॉर्डिंग कि इन्होंने एंटी डिफेक्शन लॉ किया है। एमएलएज जो हैं अब 17 जुलाई तक का इनको टाइम दिया है रिप्लाई करने के लिए। क्या एमएलएज कैन गो टू द कोर्ट एट एनी टाइम बिफोर 17 जुलाई डेडलाइन टू रिप्लाई। तो कोर्ट्स ने एक्सट्रीमली मीन्स मना कर दिया कि हम स्पीकर की पावर में इंटरफेयर नहीं कर सकते। आपकी डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड करने का जो जिम्मा है वो किसको दिया हुआ है, स्पीकर को दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो इवन व्हेन चैलेंज, लेकिन फिर भी अगर आप चैलेंज करेंगे जैसे कि कर्नाटका केस में हुआ था, तो कोर्ट दोबारा से स्पीकर कोई टाइम देगा कि आप डिसाइड कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो किहोटो होलोहन वाला अपने केस सुना होगा 1992 में, उसमें कहा था कि कोर्ट क्या कहता है कि जो स्पीकर को डिस्क्रिशन अवेलेबल है कि वो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड केसेस को डिसाइड कर सकते हैं, एंड स्पीकर के डिसीजन को भी चैलेंज किया जा सकता है। कोर्ट जो है बाद में उसका रिव्यू कर सकती है, लेकिन बिना उनके डिसीजन दिए हम जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो इंटरफेरेंस हम नहीं कर सकते, कोर्ट सिर्फ इन्फॉर्मिटीज़ रिव्यू कर सकता है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की, मेलाफाइड्स की, अगर नेचुरल जस्टिस नहीं हुआ है। तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की बात आ जाती है। जो राजस्थान के डिप्यूटी सीएम सचिन पायलट थे एंड अदर जो 18 एमएलएस थे, वो राजस्थान के हाई कोर्ट में गए एंड उन्होंने कहा कि जो 10th शेड्यूल का पैराग्राफ 2 सबसेक्शन 1A है, जिसके थ्रू ये लिखा हुआ है कि अगर हम वॉलेंटरली गिव अप करते हैं अपनी मेंबरशिप पॉलिटिकल पार्टी की, सो लाइबल है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। सो एमएलएज हैव सेड दैट जो प्रोविजन इन्फ्रिंजेस इनटू देयर राइट टू एक्सप्रेस डिसेंट एंड इज अ वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट टू फ्री स्पीच एज अ लेजिस्लेटर। नाउ एंटी डिफेक्शन लॉ वॉलेंटरी कैसे उनको दे सकते हैं, दिनेश गोस्वामी कमेटी, ये सब हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो पैराग्राफ 2 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन ए भी पढ़ा हुआ है। थोड़ा इसकी आपको ज़्यादा राजनीति वगैरह जाननी है तो आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस होती हैं वो देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप पुराने जो न्यूज़पेपर हो थोड़ा वो पढ़ लीजिए। ठीक है, न्यूज़पेपर आपके एग्जाम से इंपॉर्टेंट यही है कि बिना स्पीकर के डिसीजन दिए हुए सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोर्ट इंटरवीन नहीं कर सकता, पहले स्पीकर को डिसीजन देना होगा। देन देखिए, मर्जर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज अंडर 10th शेड्यूल। तो राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पीकर को नोटिस इशू किए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के सेक्रेटरी को इशू किए एंड 6 एमएलएस को भी किए। यहाँ पे देखिए ये वाली बात भी थोड़ी मैं आपको बता देती हूँ। जो बीएसपी भाजपा के जो लोग थे इन्होंने क्या किया था,
इन लोगों ने बिना मतलब ये सिर्फ आई थिंक 6 ही थे, हाँ 6 ही थे, एंड इन्होंने क्या किया, कांग्रेस को छोड़ दिया, मींस तो कांग्रेस को भी इन्होंने डिफेक्ट किया है। तो बीएसपी को एक्चुअली में 6 सीट्स मिली थी राजस्थान में, लेकिन इन सभी एमएलएज ने क्या किया, कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया सितंबर लास्ट ईयर में। अब नेशनल लेवल पे जो बीएसपी है वो ये आर्ग्यू कर रहा है कि आप ये जो मतलब 6 लोग हैं ये बिना पार्टी के, जब पार्टी नेशनल लेवल पे मर्ज नहीं हुई है बीएसपी कांग्रेस के साथ, तो ये स्टेट लेवल में कैसे मर्ज हो गए कांग्रेस के साथ। तो बीएसपी के जो नेशनल सेक्रेटरी थे उन्होंने ये 6 एमएलएस को व्हिप इशू किया और कहा कि आप वोट करेंगे अगेंस्ट द कांग्रेस अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो बीएसपी का केस किस बेस्ड पे है, तो बीएसपी ने यही कहा कि ये जो मर्जर है ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि नेशनल पार्टी के लिए जो मर्जर है ये नेशनल लेवल पर ही होना चाहिए। इसके लिए 2 रूलिंग्स याद दिलाई, एक तो 2006 की जगजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की, एंड 2007 की राजेंद्र सिंह राणा एंड ओर्स वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य की, जहाँ पे यही कहा गया था कि अगर आपका नेशनल लेवल पे, जैसे पहले केस में क्या कहा है कि स्पीकर का जो डिसीजन है 4 एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने का, वो करेक्ट है। दूसरा 37 एमएलए थे, 1/3 थे बीएसपी के, एंड दे स्प्लिट, वो टूट गए थे आफ्टर द गवर्नमेंट फेल एंड टू सपोर्ट एसपी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो स्प्लिट है दे कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड प्राइमरली, क्योंकि सभी नॉट और इन सभी ने एक साथ स्प्लिट नहीं किया है, तो एक साथ पार्टी छोड़कर जाना पड़ता है, ओके, तब एंटी डिफेक्शन नहीं होता। नाउ क्या ये जजमेंट्स आज भी रेलिवेंट है, तो हाँ, हमारा जो 10th शेड्यूल है उसके अंदर पैराग्राफ 3 के अंदर लिखा हुआ है 2003 में, लेकिन जो 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो पैराग्राफ 3 हटा दिया था। एंड ये जो अमेंडमेंट था इसने कहा कि 1/3 तो है ना, मतलब 1/3 तो बहुत आसानी से चले जाते हैं। अगर मान लीजिए 33 है, 33 में से 11 को मनाना बहुत आसान है, अपने मीन्स अपनी टीम में लेके आना बहुत ईजी है। आप 1/3 को हटाकर 2/3 कर दीजिए, 22 को लाना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो इस तरीके से जो 1/3 था उसको मिसयूज़ किया जा रहा था, एंड उसकी जगह क्या लाया गया, 2/3 लाया गया। तो अब 1/3 जो है वो नहीं है, अब क्या है, 2/3। तो 10th शेड्यूल ये कहता है कि मर्जर्स वैसे नहीं करने हैं, एंड आप जिस पार्टी से जीतते हैं उसके साथ ही रहिए, लेकिन अगर 2/3 लोग पार्टी छोड़कर जाते हैं तो वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। तो काफ़ी बार हम ये कर चुके हैं। नाउ विप क्या होता है, विप जो है वो बीएसपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी ने इशू किया 6 एमएलएस को, एंड वुड हैव नो इम्पैक्ट, क्योंकि ऐसा जो डायरेक्शन है इट कैन बी इशूड फॉर वोटिंग ऑन द, कि वोटिंग होगी फ्लोर ऑफ द हाउस पे, तो उसको विप नहीं माना जाएगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ। ये सभी कॉन्सेप्ट्स, वॉलेंट्री गिव्स अप हिज मेंबरशिप, अगर मना कर देते हैं फेवर में देने के पार्टी के, विद इन 6 मंथ्स आप नॉमिनेटेड पार्टी हैं और मेंबर बन जाते हैं किसी और पार्टी के, या इंडिपेंडेंट तरीके से आपने ज्वाइन किया था एंड उसके बाद आप किसी पार्टी में ज्वाइन हो गए, ये सब एंटी डिफेक्शन में आते हैं। देन देखिए सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वी हैव द सेपरेशन ऑफ पावर्स और डिवीजन ऑफ पावर्स। लास्ट टाइम आई थिंक मेंस में भी आया था, तो इसके कुछ इश्यूज देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स। तो एक ग्रुप है रिटायर्ड जजेस का, ब्यूरोक्रेट्स का, उन्होंने कहा है कि एक नई कमेटी बनानी होगी, मीन्स एक कमिटी ऑफ रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल लॉज को लिखा कि जो डाइवर्सिटी है, क्वेश्चनिंग द लैक ऑफ डाइवर्सिटी इन द कमिटी, एंड कहा कि ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए। तो ये जो कमिटी थी वो मिनिस्ट्री होम अफेयर्स जो है अमित शाह उनके थ्रू ये अनाउंस की गई थी दिसंबर 2019 में, एंड बनाई गई है ये 4 मई 2020 को। इसके जो चेयरपर्सन है वो रणबीर सिंह है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के वाइस चांसलर है। इशू यही है, ये बोल रहे हैं कि जो कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर डाइवर्सिटी नहीं है, एंड प्रोफेशनल जो उनका बैकग्राउंड है, एक्सपीरियंस है, चाहे वो आइडेंटिटी हो, उस सब में डाइवर्सिटी की कमी है, एंड प्रीवियस कमेटीज़ की तरह ना होके फुल टाइम मेंबर्स भी इसके अंदर नहीं है। तो क्या करने की ज़रूरत है, थोड़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़, डाइवर्सिटी लानी होगी, एक्सपर्ट्स कंसल्टेंट्स के साथ थोड़ा बात करें, एंड दैट्स ऑल। तो बैकग्राउंड क्या है, क्रिमिनल लॉ जो है वो इंडिया में आईपीसी 1860 आपने सुना होगा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 सुना होगा, जोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 सुना होगा, एससी एंड एसटी एक्ट 1989 सुना होगा। ये भी ध्यान रखिएगा, क्रिमिनल लॉ एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो सी से क्रिमिनल, सी से क्रिमिनल प्रोसीजर, सी से कॉन्करेंट लिस्ट। चीफ आर्किटेक्ट कौन है कोडिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल लॉज के, वो है मकोले, ठीक है, मकोले की आत्मा लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मकोले। नाउ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है,
कॉलोनियल इरा लॉस चल रहे हैं, ये इनफेक्टिवनेस है, केसेस पेंड मीन्स ऐसे ही रह जाते हैं, पेंडेंसी रहती है, बहुत अंडर ट्रायल्स है। पहले माधव मेनन कमेटी भी बन चुकी है एंड मली मथ कमेटी भी बन चुकी है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाए। Now disabled are entitled to same benefits of SC/ST कोटा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो लोग जो डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं, सोशली बैकग्राउंड उनका मींस बैकवर्ड है, तो उनको भी सेम बेनिफिट्स मिलने चाहिए रिलैक्सेशन के, जैसे कि SC एंड ST के लोगों को मिलता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन में। ये 2012 की एक जजमेंट भी थी दिल्ली हाई कोर्ट इन अनमोल भंडारी थ्रू हिज फादर नेशनल गार्जियन वर्सेस दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, उसमें भी ये डिसीजन दिया गया था। तो केस ये एक पिटीशन फाइल की। आर्यन राज ने, एक स्पेशल नीड पर्सन है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स चंडीगढ़ के खिलाफ, एंड कि भाई आर्यन राज को रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में पेंटिंग एंड अप्लाइड आर्ट में। जो डिसेबल्ड पर्सन है उन्हें भी क्राइटेरिया जो है वो 40% फुलफिल करना पड़ता है, जबकि SC/ST वालों को 35%। तो रिजर्वेशन की ज़रूरत है या नहीं है? तो ये जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल है, इन्होंने कहा कि हमें भी आप थोड़ा रिजर्वेशन दीजिए। तो कुछ एकेडमिक कोर्सेज ऐसे बनाए जाएं जो इन लोगों की नीड को देख सके, एंड कोर्स बनाने होंगे जो इनकी स्पेसिफिक नीड्स को देखें, एंड दैट्स ऑल। अब हम करेंगे व्हाट इज़ प्ले बार्गेनिंग एंड हाउ डज इट वर्क। तो काफ़ी सारे मेंबर्स तबलीगी जमात के अलग अलग कंट्रीज़ को बिलोंग करते हैं एंड हैव ऑब्टेन रिलीज फ्रॉम कोर्ट केसेस बाय मींस ऑफ प्ले बार्गेनिंग। तो ये क्या होता है, कोई भी पर्सन जिसको क्रिमिनल ऑफेंस हो, क्योंकि एंड विद द प्रोसिक्यूशन फॉर अ लेसर पनिशमेंट देन व्हाट इज़ प्रोवाइडेड इन द लॉ बाय प्लीडिंग गिल्टी और टू अ लेस सीरियस ऑफेंस। एंड ये एक प्री ट्रायल नेगोशिएशन होता है एक्यूज एंड प्रोसिक्यूटर के बीच में। इसके अंदर ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2006 में CRPC को अमेंड करके। क्या इसके किस किस सर्कमस्टांसिस में अलाउड है, इसको सिर्फ अक्यूज्ड इनिशिएट कर सकता है, कोर्ट में अप्लाई करना होता है, वॉलंटरी प्रेफरेंस होती है, एंड नेचर ऑफ पनिशमेंट को देखा जाता है, स्टेट देखी जाती है कंडीशन, एंड इसको जो जज होते हैं वो देखते हैं एंड उसके बाद अलाउ कर देते हैं अगर उन्हें ठीक लगता है। तो इसकी कमेटी ध्यान रखिएगा, जस्टिस मलिमत कमेटी, ठीक है। इन्होंने लॉ कमीशन ने भी कहा था कि स्पीडी ट्रायल हो एंड अनसर्टेनिटी जो होती है उसको ख़त्म करना है, लिटिगेशन कॉस्ट को बचाना है, पार्टीज़ ऑफ एंग्जाइटी को रिलीव करना है। ओके, सो आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है। बाकी के पेजेस हम कल करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इसी मंथ में ये कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू।